हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज अपने 27वें टेस्ट की बात करेंगे। और ये जो टेस्ट है वो यूनिट नंबर 3 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों इससे पहले भी एक टेस्ट हमने इसी टॉपिक से देखा था। आज उसका दूसरा और अंतिम भाग है जिसके विषय में अपने बात करेंगे। और इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में अपनी बात करेंगे। दोस्तों तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। हमें बताना है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। इनमें से हमें बताना है सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, या फिर अपने बात करें हरिजन सेवक संघ, एक ही बात है। इसकी स्थापना 1932 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और इसी से संबंधित था 1933 में इन्होंने एक पत्र भी निकाला था, हरिजन नामक पत्र निकाला, जो कि साप्ताहिक पत्र था। कैसा था, कई बार डीपली पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। साप्ताहिक पत्र ये हुआ करता था। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने इस हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया था, तो अध्यक्ष बनाया था इन्होंने घनश्याम दास बिड़ला को। घनश्याम दास बिड़ला को। बात करें अगले प्रश्न की, तो दूसरा हमारा प्रश्न है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। विकल्प हैं जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, या फिर जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस, या फिर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हमें इसमें से बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, यानी दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों 1934 के अंदर देखिएगा कांग्रेस समाजवादी जो पार्टी है उसका गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण जो थे इन्हें बनाया गया था महासचिव। इन्हें क्या बनाया गया था, महासचिव बनाया गया था। और आचार्य नरेंद्र देव जो थे इन्हें इस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य था, जो युवा वर्ग है उसको कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है कांग्रेस के भीतर ही की गई थी। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि लोक नायक किसे कहते हैं। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जयप्रकाश नारायण को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है लोक नायक। देखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें अपने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इसी के साथ में अरुणा आसफ अली, इनके साथ में मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का कार्य भी किया था। और इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था तीसरा प्रश्न जिसमें लोक नायक के बारे में पूछा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा जो हमारा प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत, 1932 के अधिनियम के तहत, 1937 के अधिनियम के तहत, या फिर 1947 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। फरवरी 1937 के अंदर देखिएगा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस को बहुमत से विजय मिलती है दोस्तों। तो लेकिन ये हुआ किसके कारण था, किस अधिनियम के तहत था, 1935 के अधिनियम के तहत था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। हमें बताना है 1939 को, 1942 को, 1946 को, या फिर 1947 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1939। 1939 के अंदर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की बात की थी दोस्तों। हमने बात की थी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव होते हैं। और जिसमें जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसका कार्यकाल 28 माह का था। कितने महीने का रहा, 28 माह का। जुलाई
1937 के बाद 6 प्रांतों में इनके मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, फिर और भी इनके मंत्रिमंडल देखिए बनते हैं। लेकिन बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वार की, क्योंकि स्वीकृति के बिना ही ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल कर लिया गया था, और इसी के विरोध के अंदर 22 अक्टूबर 1939 को जो है सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र दे देते हैं, और इन्हीं के द्वारा कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र देने की खुशी में ही जिन्ना द्वारा सारे भारत के मुसलमानों से 22 दिसंबर शुक्रवार का दिन था, 22 दिसंबर शुक्रवार को जो है 1939 को जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया जाता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1939। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में असत्य है, ये याद रखिएगा विशेषतः। ऑप्शन है, यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया, अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, जेल में रहते हुए कांग्रेस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, या कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर यानी कि इनमें से असत्य कथन है वो कौन सा है, तो इसमें से असत्य कथन ये है, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, नहीं किया था दोस्तों। ये एक अपने आप में स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल भी सही कथन नहीं है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, 3 नंबर होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी दोस्तों। CR दास ने, JB कृपलानी ने, SC बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है, कई बार ये भी पूछा गया है हरिपुरा कहाँ है, तो हरिपुरा गुजरात में है दोस्तों। फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित होते हैं दोस्तों, बिना किसी विरोध के सुभाष चंद्र बोस का चयन होता है। और इसके बाद में देखिएगा, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी 1939 का जो अधिवेशन था उसमें दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जो हैं अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, और इसमें महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे पट्टाभी सीतारमैया। इनको पराजित करने के बाद में देखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बनते हैं, दूसरी बार बनते हैं, लेकिन कार्यकारिणी का जो गठन है उसके संबंध में कुछ मतभेद होता है महात्मा गांधी के साथ में। उसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोस है वो त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में है दोस्तों, जबलपुर MP के अंदर है दोस्तों। तो ये आपसे कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है। मतभेद किस चीज़ को लेकर के हुआ था, कार्यकारिणी के गठन को लेकर के, और उनके बाद में फिर कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये दूसरी बार अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी के दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की नीति क्या थी, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार होती है तो इसके संबंध में कांग्रेस की नीति क्या थी दोस्तों, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन को सहयोग किया जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जब 1939 के अंदर विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो कांग्रेस युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव देखिए रखती है, और उस समय जो वायसराय थे वो थे लिन लिथगो। कौन थे, लिन लिथगो वायसराय थे। वो भारतीय विधानमंडल के जो स्वीकृति के बिना, सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपातकाल की घोषणा भी कर देते हैं दोस्तों। तो युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की मांग करने, और ये भी मांग की जाती है कि युद्ध के बाद भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यही इनकी जो है नीति थी कांग्रेस की, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन का जो है सहयोग किया जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली थे, एंथोनी एडेन थे,
विंस्टन चर्चिल थे या फिर हेराल्ड विल्सन थे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विंस्टन चर्चिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दोस्तों। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक कर लेना, एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? आगा खान ने, एम.ए. जिन्ना ने, लियाकत अली खान ने या फिर मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल को ही माना जाता है, मोहम्मद इकबाल को ही, जो कि एक कवि थे, राजनीतिक चिंतक थे, उनको मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। सर्व इस्लाम किस भावना से प्रेरित होकर के, सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होने के बाद इकबाल ने 1930 का जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था वहां पर इस सिद्धांत की ये बात करती हैं दोस्तों। तो समझ गए होंगे कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 4 नंबर, यानी मोहम्मद इकबाल जो थे इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। हमें सबसे पहले वाले की बात करनी है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 या फिर 23 मार्च 1943। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 23 मार्च 1943 को जो है इन्होंने मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान दिवस है वो मनाया था दोस्तों। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बात है 22 से 24 मार्च 1940 की। मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर के अंदर, लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जिन्ना ने। और 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन के अंदर ही एक मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। और इसी तिथि की स्मृति के अंदर 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यानी हमारा 13वां जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था उसके लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, सरोजनी नायडू को या फिर विनोबा भावे को। प्रश्न को दोबारा देख लीजिएगा कौन सा पूछा गया है। प्रथम सत्याग्रही, तो जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को जब पूरी तरह से अस्वीकार किया गया तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और ये जो सत्याग्रह था वो ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति विरोध का एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई तो 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। और भावे जो है पहले सत्याग्रही चुने जाते हैं और नेहरू जो थे वो दूसरे थे दोस्तों। नाम तो दोनों ही हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि पहले कौन थे। तो पहले तो थे विनोबा भावे और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व होगा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था दोस्तों, रह सकता था। इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, हमें बताना है क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। इस नहीं को विशेषता याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, नई कार्य परिषद की नियुक्ति में हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, वैसी बात इसके अंदर नहीं की गई थी दोस्तों। इसमें देखिएगा दोस्तों जो मुख्य बात की गई थी यानी क्रिप्स मिशन के अंदर उनकी थोड़ी सी विचारधारा देख लेते हैं। पहली बात तो ये थी डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात कि भारत को अपना संविधान का निर्माण करने का अधिकार होगा दोस्तों। और ब्रिटिश भारत का यदि कोई प्रांत जो है वो नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे और अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखना चाहे तो उसको भी ऐसा अधिकार होगा, वो अपना अलग से संविधान बनाने की आज्ञा भी होगी दोस्तों। तो ये कुछ एक बातें थी जो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों 15वां हमारा प्रश्न है, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था दोस्तों। हमें बताना है कि निम्न में से कौन है जिसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड,
लॉर्ड वेवेल थे या लॉर्ड लिनलिथगो थे या लॉर्ड मोंटेग्यू थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने क्या कहा था, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। दोस्तों ये कथन इनके लिए आता है। 16वां जो हमारा प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बम्बई में, वर्धा में, लखनऊ में या फिर त्रिपुरा में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वर्धा के अंदर ये जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। दोस्तों जुलाई 1942 के अंदर देखिएगा कांग्रेस की समिति की एक बैठक होती है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी पंत, ये सभी लोग जो हैं, इसके अलावा अरुणा असफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, ये सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन ये जो प्रस्ताव है इसको पास करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। तो आप जान गए कि किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया था? तो वर्धा से पारित किया गया था दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न के, 17वां हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या फिर 16 अगस्त 1942 को? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। यहाँ आपको याद रखना है 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को बम्बई का स्थान है ग्वालियर टैंक। कौन सा टैंक है? ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें देखिएगा जो वर्धा प्रस्ताव था, पिछले प्रश्न में हमने बात की थी, जो हमारा वर्धा प्रस्ताव था उसकी पुष्टि की जाती है और थोड़े बहुत संशोधन के बाद में 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है और 9 अगस्त 1942 से फिर ये आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है, जो प्रमुख नेता हैं, आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया जाता है, ये भी याद रखना, जीरो ओवर चलाया जाता है और इसके तहत गांधी जी और अन्य जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हमें बताना है किसने समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन है हमारे पास में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वह है उपयुक्त सभी। इन सभी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। इसके अलावा देखिए मुस्लिम लीग जो है उसने भी समर्थन नहीं किया था। तो ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? 9 अगस्त तारीख आपको याद होगी, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू की बात करें तो पूना के आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था। अब हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था। ऑप्शन है कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागपुर जेल में या फिर बांकीपुर जेल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इन्हें रखा गया था पटना की बांकीपुर जेल है वहां पर रखा गया था दोस्तों, वहां पर नजरबंद रखा गया था। बात करें अगले प्रश्न की, यानी 20वां हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी दोस्तों। हमें सूची में से सही विकल्प का चयन करना है। बलिया, सतारा, हजारीबाग और मेरठ ये 4 हैं। इनमें से 1 व 2 में, 1, 2, 3 में, 2, 3 व 4 में या फिर 1, 3 और 4 में गठित की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है 1 और 2, यानी बलिया और सतारा के अंदर जो है समानांतर सरकारों की जो स्थापना की गई थी। 3 थे ये वैसे। नंबर 1 की बात करें तो बलिया है दोस्तों। बलिया के अंदर देखिएगा अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरे की अगर हम बात करें सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में भी की गई थी और ये सतारा महाराष्ट्र जो है वो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? सतारा महाराष्ट्र की थी दोस्तों। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे YV चौहान, ये इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें नाना पाटिल भी थे। एक और रह जाता है जो स्थान है हमारे पास में, तामलुक यानी कि मिदनापुर।
ये कहाँ है? तो ये है बंगाल के अंदर दोस्तों। बंगाल के अंदर भी समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 21वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या फिर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों। 22वां हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1942। देखिएगा दोस्तों, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में INA की जो स्थापना है मार्च-अप्रैल 1942 के अंदर जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। लेकिन इसके गठन की औपचारिक जो घोषणा है वो की गई थी सितंबर 1942 के अंदर। सितंबर 1942 के अंदर इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी दोस्तों। और देखिएगा, मलय क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों द्वारा अपना एक राजनीतिक संगठन का गठन किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 23वां हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति। ये बात इसमें नहीं आती है दोस्तों। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी। उसके प्रस्तावों की थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला तो था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। प्रथम बात जो थी, भारत की एकता को बनाए रखे जाए। जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया था, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो ब्रिटिश प्रांत होंगे और दूसरी होगी देशी रियासतें। इस प्रकार से जो है उसका बंटवारा किया जाएगा। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये बातें थी कैबिनेट मिशन के अंदर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की या लिबरल पार्टी की या सोशलिस्ट पार्टी की? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों। तो दोस्तों 25वें प्रश्न पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले यानी 26वें टेस्ट की, जो संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। उसके कुछ प्रश्नों के संबंध में जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान कर लेते हैं। एक तो जो डाउट था वो छठा प्रश्न था हमारा कि निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? हम प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही था, CR दास के द्वारा ही इसे प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। हमने यहाँ पर किसी अध्यक्ष की बात नहीं की थी दोस्तों। अगर अध्यक्ष का पूछा जाए तो C. राघवाचारी का नाम आता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो CR दास होगा। ये दोस्तों सारे ही प्रश्न जो है UP PCS से संबंधित है दोस्तों, इनके प्री और मेंस एग्जाम से लिए गए हैं। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर यही है दोस्तों, CR दास है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो हमारा सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न माना जाता है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक घटना कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन हमारे लिए देखने अनिवार्य हो जाते हैं, दोनों में ही कंट्रोवर्सी है, विवाद है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने यूपी के हिसाब से बात करें या वास्तविक तिथि की बात करें, जो मानी जाती है, जो स्वीकार की जाती है, वो स्वीकार की जाती है वहाँ के शहीद स्मारक जो है उसके अनुसार। यानी शहीद स्मारक जो चौरी चौरा स्थान पर है उसमें 4 फरवरी लिखी आती है, जिसमें शहीद दिवस भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। वहाँ के लोकल जो अखबार हैं, वहाँ का यूपी पत्रिका है, वहाँ पर भी हमें इस प्रकार के तथ्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रीट की, तो रीट में आते ही ये प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है, और हमारे राजस्थान में भी है दोस्तों। हमारी जो RBSC की किताबें हैं, यानी राजस्थान बोर्ड की जो हमारी किताबें हैं, उनके अंदर 5 फरवरी दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? 5 फरवरी। अब हमारे पास में ये समस्या रह जाती है कि हमारे परीक्षा में आ जाए तो हमें कौन सा आंसर भरना है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, आप इसको नहीं भरेंगे अगर दोनों ये ऑप्शन में आ जाते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको 5 फरवरी ही करना है। अंतिम रूप से मैं आपको बता दूं, किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, हमें मानना वही पड़ेगा जो RBSC की बुक्स में दे रखा है। आप उसके आंकड़ों को सबसे ऑथेंटिक मान के चलिएगा।
तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, अगर आपको आरबीएससी के जो आंकड़े हैं उनसे अगर कोई कंट्रोवर्सी रहती है तो आप आरबीएससी के आंकड़ों को ही प्राथमिकता देना। रीट में हमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उन्हीं को प्राथमिकता देना है, बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है। आपको कौन सा आंसर भरना होगा, 5 फरवरी को ही करना है दोस्तों। अब बात करें अगले प्रश्न के 24वें प्रश्न के, जो हमारा विवाद था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दो नामों में हमारे पास में कंट्रोवर्सी आती है, बी.आर. अम्बेडकर और तेग बहादुर सप्रू के विषय में। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था ये भी यूपी पीसीएस का ही है। अगर यही प्रश्न आ जाए और यही ऑप्शन आ जाए तो हम क्या करें दोस्तों? तो दोस्तों आगे क्वेश्चन का जो भी हो, लेकिन हमें आंसर कौन सा भरना होगा, हमें बी.आर. अम्बेडकर को ही भरना है दोस्तों, हमें इसी को सही करके आना होगा। इसके बाद में एक और जो हमारा प्रश्न था वो भी था कि पूना समझौता से संबंधित, कि पूना समझौता कब से है दोस्तों? पूना समझौता के अंदर देखिएगा 3 तारीखें आती हैं, 24, 25 और 26, तीनों ही बात अपने कर लेते हैं। 24 सितंबर देखिएगा जो है, 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य समझौता होता है, हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। और ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है 26 को, और 26 को गांधी जी के द्वारा अनशन तोड़ा जाता है दोस्तों। तो अब देखिएगा दोस्तों, और अपने कुछ किताबों के अंदर 25 भी लिखा हुआ दोस्तों। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है, अगर यही क्वेश्चन आता है और ऑप्शन के अंदर तीनों तारीखें आ जाए तो हमें कौन सी को करना होगा। अगर हमें आरबीएससी की किताब में 25 मार्च लिखा है तो हमें 25 मार्च ही करना है, उसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना। अगर कोई देखिए कोर्ट में विवाद जाता है तो हम आरबीएससी की पुस्तक को ही मान्य मान करके चलते हैं, उसी ही वहां पर अपने शो कर सकते हैं दोस्तों। तो 25 ही करना है, अदरवाइज ये नहीं आए तो फिर आप 24 को देखिएगा या 26 को भी देखा जा सकता है, जैसा ऑप्शन में आए उस ऑप्शन के हिसाब से करना है दोस्तों। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई विवाद लगे या किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप निसंदेह निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट किसी भी वीडियो में अपने उसके विषय में बात जरूर करेंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार से हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए। हाँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही इसी प्रकार का है, तारीखों को लेकर के कुछ मामलों में आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी ही मिलेगी, विवाद मिलता ही है, उसमें समस्याएं ही है दोस्तों। ऑप्शन में और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, या तो फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है या फिर उनके बोनस अंक दे दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए समस्या थे भी और आगे भी रहने वाले हैं। ये डिपेंड करेगा कि जब हमारे पास में ऑप्शन आते हैं वो कौन से हैं। और अंतिम बार एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपके पास में आरबीएससी के अंदर कुछ इस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं तो रीट की परीक्षा के अंदर आप आरबीएससी के आंकड़ों को ही प्राथमिकता देंगे दोस्तों। तो आई होप कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। फिर भी अगर कोई समस्या आए, कुछ आपको लग रहा हो तो आप निसंदेह दोबारा कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से किसी प्रश्न को गलत करवाना नहीं है, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न सही हों और जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो दोस्तों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है। फिर भी देखिएगा हिस्ट्री इसी प्रकार का सब्जेक्ट है, कुछ गलतियां लिखते समय भी हो जाती हैं, तो अगर होगा तो निसंदेह मैं उसके लिए आपसे माफी मांग लूंगा और निसंदेह हम उसके विषय में बात भी करेंगे दोस्तों। आपकी किसी समस्या को छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। बात करें आज के अगले और अंतिम प्रश्न की, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947 और 3 जून 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 3 जून 1947 को घोषणा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसका हमने दूसरा भाग देखा था। 25 क्वेश्चन हमने पहले भाग में किए थे, 25 प्रश्न हमने दूसरे भाग में किए। कुल 50 प्रश्न अपने इसके कर चुके हैं इस टॉपिक के दोस्तों। और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। फिर दोबारा अगले चरण के अंदर भी अपने इन प्रश्नों को वापस देखेंगे, यानी तब हम जब ये टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने पूरी यूनिट के हिसाब से भी टेस्ट रखेंगे दोस्तों। तो वहां पर भी आपके जो बच्चे कुछ प्रश्न हैं वो हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक से तो कितने भी प्रश्न निकाले जा सकते हैं, इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है दोस्तों। अगले टेस्ट के अंदर हम देखिए चौथी यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान। ये भी इसमें थोड़े से टॉपिक है दोस्तों। अगले टेस्ट के अंदर हम देखिएगा यूनिट नंबर 4 के टॉपिक उद्देशिका यानी प्रस्तावना के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपके
आपको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों की जो PDF है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।